वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डेल एच, डेल ई, क्यू, डब्ल्यू इनकी कैलकुलेशन कर ली थी, कंप्लीट कर लिया था। केस वन अगर आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब इसका केस टू एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट केस। इन्हीं चारों पैरामीटर्स की कैलकुलेशन डेल एच की, डेल ई की, क्यू की, डब्ल्यू की फॉर केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस टॉपिक के ऊपर भी। और काफी सिंपल है, हमें वापस ठीक है नॉर्मली क्वेश्चन तो एक फिक्स पैटर्न के हैं, डेल एच दे के डेल ई पूछेगा या डेल ई दे के डेल एच, बट मैं चारों निकालना सिखाऊंगा। अब इसमें एक चीज है कि अनलेस अदरवाइज मेंशन केमिकल रिएक्शन takes place at constant pressure and temperature। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। और केमिकल रिएक्शन का जनरल मीनिंग क्या है? जनरल मीनिंग है रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट में, जनरल मीनिंग बता रहा हूँ बेटा। तो इस वजह से ध्यान दीजिएगा कि इनका जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी समेशन ऑफ, इनका जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ डेल्टा ई की भी बात करें बेटा तो इट विल बी समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सबसे पहले तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि मिस्टेक कहाँ पर होती है वो मैं बता दे रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता है एनसीवी डेल्टा टी और डेल एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी। बार बार मैं आपको बोल चुका हूँ, बट माय डियर स्टूडेंट्स स्टिल स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक फॉर केमिकल रिएक्शन, और बोथ ऑफ दिस formulas आर नॉट एप्लीकेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस। दिस formulas आर एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन आइडियल गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट, बिकॉज इफ यू हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला तो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यू विल से कि डेल ई भी जीरो, डेल एच भी जीरो। ठीक है, कहानी खत्म हो गई तो कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो ये कहानी गलत इसलिए हो रही है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ही गलत पकड़ा है। हम इस फॉर्मूले को अब यूज करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हो बेटा, बार बार मैं बोल चुका हूँ कि इंटरनल एनर्जी इज ए समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। टेम्परेचर सेम होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज किसी भी सब्सटेंस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी, इनफैक्ट आप याद करो काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, अगर आपको फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो केटीजी में, मैंने भी गैस स्टेट में पढ़ाया है, तो इट इज 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एनी आइडियल गैस इज 3/2 RT। तो इट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम हो गई। बट अगर सब्सटेंस अलग अलग हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जीज कभी भी सेम नहीं होंगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं है तो इंटरनल एनर्जी आई लिख रहा हूँ मैं ऑफ रिएक्टेंट्स और इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स भी सेम नहीं होगी। और अगर वो सेम नहीं होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है। तो मैं केवल यहाँ से बोलकर आपको समझा सकता हूँ, और मेरे सभी प्यारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ द मिस्टेक विच नॉर्मल स्टूडेंट्स occurs in this kind of questions, but you are not normal students, you are JSS स्टूडेंट, तो आप ये मिस्टेक आप करने वाले नहीं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना। अब
हाउ डू वी कैलकुलेट द ऑल 4 पैरामीटर्स? तो ध्यान देखिएगा, इन केमिकल रिएक्शन एनी वन पैरामीटर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इफ आपको बोला जा रहा है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स वी विल स्टार्ट थर्मोकेमिस्ट्री एंड आई विल आल्सो गिव यू एडवाइस कि आप पहले थर्मोडायनेमिक्स ही समझें फिर थर्मोकेमिस्ट्री में जाएं, क्योंकि ये केस इसके कुछ क्वेश्चंस थर्मोकेमिस्ट्री में भी मिलेंगे आपको। अगर उसने क्वेश्चन में हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है तो क्यूपी मतलब हीट तो हमेशा गिवन होगी, एक पैरामीटर को मान के चलना, बट वो कौन सी हीट है वो हमें समझना है। अगर हीट एट कांस्टेंट आपका प्रेशर है, सॉरी वॉल्यूम है, प्रेशर तो लिख लिया, तो वो क्यूवी है, तो एनी वन आउट ऑफ क्यूपी या क्यूवी गिवन होगा, है ना। अगर क्यूपी गिवन है तो मतलब डेल्टा एच गिवन है, और क्यूवी गिवन है तो डेल्टा ई गिवन है। याद हो तो लास्ट क्लास में बोल दिया था कि हीट वैसे तो किस तरह का फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन, ये सब आपके नीट के क्वेश्चन हैं, बट अगर वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है तो इट इज स्टेट फंक्शन, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है तो इट इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन, अगर वो एडियाबेटिक वर्क बोल रहा है तो दैट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, क्योंकि W इक्वल्स टू डेल हो गया। ये मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनफैक्ट इसी साल जेई 2017 में पूछ लिया था। एडियाबेटिक डेल्टा U इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए थे, आइसोकोरिक वर्क, एडियाबेटिक वर्क, आइसोथर्मल वर्क, आइसोबैरिक वर्क। ये जेई 2017 मेंस का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता था। ही जस्ट वांट टू चेक कि वेदर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट। ओके, तो इसका मतलब आपको 2 पैरामीटर तो क्वेश्चन में गिवन है, इनमें से एनी वन कोई भी एक गिवन होगा। अब अगर फर्स्ट वाला गिवन है तो आपको 2 पैरामीटर्स पता है, क्यू भी पता है, डेल एच भी पता है। सेकेंड गिवन है तो भी आपको क्यू भी पता है और डेल भी पता है, ठीक। और ज़्यादातर क्वेश्चन चलेंगे डेल एच देकर डेली या डेली देकर डेल एच पूछने वाले, ठीक है। और उनके लिए ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम भी बोल सकता है, तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट बेटा ना, बिकॉज आई हैव सीन इन द ऑफलाइन कि मैं इतना स्ट्रेसफुल स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बट स्टिल जब डिस्कशन का टाइम आता है, मतलब जब स्टूडेंट्स को मैं होमवर्क देता हूँ कि घर से ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना, तो नॉर्मली स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछता है, और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम में। तो आप नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं हो, ये मान के चल रहा हूँ बेटा, है ना, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड मी, आपने मेरे वीडियोस देख के फॉलो करना चालू करा है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है। ऑफलाइन में तो मुझे एक बैच पढ़ाने को दे दी जाती, मुझे उसे पढ़ाना है ना। उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे जानते भी नहीं हैं, जब मैं फर्स्ट क्लास में पूछता हूँ, ठीक है, बाद में वो सब मुझे जानना चालू कर देते हैं, बट आपने मेरे वीडियोस देख के ही परचेस करा है, तो इसका मतलब आप मुझे लाइक करते हो, और लाइक करते हो फिर आपको मेरी एक एक चीज़ आपको ढंग से फॉलो भी करनी है, कि ये याद रखना कंपलसरी है, ठीक है। अब एक से दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरे से पहला कैसे निकालेंगे, और अगर चारों ही बोल रहे हैं सर आप चारों बताओगे तो चलो हम चारों कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा। पहले W पर आ जाए, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ W? इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV। बार बार मैंने बोला है कि दुनिया की किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक ही फॉर्मूला है। अब जैसा काम कर रहे हो इंटीग्रेशन में वैसी कंडीशन डालो। अब आपके लिए वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम का मतलब क्या बेटा? इनिशियली यू हैव ओनली रिएक्टेंट्स, हालांकि वर्क भी कभी पूछा नहीं गया है, बट मैंने आपसे बोल दिया है कि आई विल नॉट लीव एनी टॉपिक अनटच्ड, कि कभी आपको दिख जाए आप बोलो सर ये तो सभी नहीं बताया था, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 99.99% ठीक है, डेल एच से डेली, डेली से डेल एच, वो जो भी क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस के। बट मान लो वर्क पूछ ले तो अब आपके लिए इनिशियल स्टेट मतलब रिएक्टेंट, तो आप यहाँ पर Br रखोगे, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, और फाइनल स्टेट मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन किस कंडीशन पर हो रही है? कांस्टेंट प्रेशर, P को बाहर लो तो माइनस P इंटीग्रेशन ऑफ PV, Br से लेकर कहाँ तक Vp, इंटीग्रेशन ऑफ dV होगा V, इसलिए हम लोग बोलेंगे माइनस P इंटू Vp माइनस Vr। बेसिक फॉर्मूला तो ये है बेटा, बट इसमें भी एक चीज़ बता दूं, कभी भी आपको वॉल्यूम न तो क्वेश्चन में गिवन होगा और न ही आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि आप सोचो कि अगर वर्क डन पूछे तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, नहीं।
ठीक है ना, आपको जरूरत ही नहीं होता है ना, बिकॉज बाय अब रीजन सुनो मेरा, इन एनी केमिकल रिएक्शन मेजर change in volume occurs because of gases, ठीक है, that is volume of solid or liquid is negligible with respect to वॉल्यूम ऑफ गैस। ये अभी सॉलिड फॉर्म में बेटा चौक, अगर मैंने इसको वेपराइज करवा दिया तो सॉलिड का तो एक फिक्स वॉल्यूम है, बट अगर मैंने इसे वेपराइज करवा दिया एनी हाउ बाय प्रोवाइडिंग हीट, तो ये इस पूरे रूम का वॉल्यूम, ये काफ़ी बड़ा रूम है जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ आपके लिए इस कंटेंट को, तो ये पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, जो काफ़ी ज़्यादा है। ये एक अच्छा खासा बड़ा रूम है, आपको तो केवल मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, बट ये रूम काफ़ी बड़ा है जहाँ ये शूटिंग चल रही है इस समय आप लोगों के लिए, टू मेक योर सिलेक्शंस इजी, ठीक है, टू स्कोर ए गुड रैंक, गुड मार्क्स। तो ये खूब बड़ा वॉल्यूम है, ये तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस पूरे रूम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में चौक का वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं है। यहाँ लिक्विड भी है, ये जरा सा लिक्विड है, ठीक है, ये थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। अगर मैं इस लिक्विड को वेपराइज कर दूं तो ये पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसा नहीं है, अभी तो इसका वॉल्यूम हार्डली है, मेरे हिसाब से 20-30 ml के आसपास होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 50 ml रख लो, चलो मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं है। बट एक बार ये एक्सपांड हो गया तो इस रूम का वॉल्यूम तो 100,000 ऑफ लीटर्स में होगा, 100,000 ऑफ लीटर्स में हो जाएगा, क्योंकि ये रूम लगभग यहाँ से 4 मीटर है, ऊपर आप देखोगे तो लगभग 2.5 मीटर के आसपास होगा, और लेंथ जो है इसकी लगभग 6 मीटर के आसपास है। तो 4 3 12 और 12 आपका इंटू 8 रख लूँ मैं, लगभग 8 मीटर लंबा है, 96, ठीक है। 100 मीटर क्यूब हो गया इस रूम का वॉल्यूम, और अगर आपने इसे लीटर में बदला तो 100 मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से और मल्टीप्लाई करो, 1 लाख लीटर, और इसका वॉल्यूम मैंने अभी आपसे बोला ओनली 50 ml। तो हमें एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए क्यों हो रहा है। 50 ml सीधे मतलब 0.05 लीटर सीधे 1 लाख लीटर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेजर चेंज इन वॉल्यूम अकर्स बिकॉज ऑफ गैसेस। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब आपको केवल ये ना, ये जो PVP है, ठीक है, अब आप गैस की वजह से ले रहे हो तो आपको केवल PV इक्वल्स टू क्या लगा देना बेटा, nRT, ओके। अब PV इक्वल्स टू अगर आपने nRT लगा दिया तो मैं पहले दोनों को लगा दे रहा हूँ, तो मैं PVP को लिख दूंगा क्या, NPRT। प्रेशर भी कांस्टेंट बेटा, R तो कांस्टेंट है ही है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इन्हीं कंडीशन तो हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए मुझे मोल्स भी केवल प्रोडक्ट के चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट के लिए मुझे मोल्स भी केवल किसके चाहिए, रिएक्टेंट के। तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए P ऑफ Vp माइनस Vr, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इट विल बी NP माइनस NR इंटू RT। और ये NP NR अब केवल किनका है, गैस का है, क्योंकि यू हैव यूज्ड द इक्वेशन PV इक्वल्स टू कौन सी, nRT, ठीक है। और गैसेस के लिए NP माइनस NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस वाले, इसी को अगर आपको याद हो तो डेल्टा NG बोला जाता है। ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बार बार आया था, क्योंकि वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस थी, यहाँ पर भी आएगा। तो दैट्स वाई याद रखना कि अब आपके लिए केमिकल रिएक्शंस का कभी अगर वर्क डन पूछता है तो इट इज माइनस ऑफ P Vp माइनस Vr। अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो ये यूज करोगे प्रेशर और वॉल्यूम, बट नॉर्मली 99% केसेस में वॉल्यूम गिवन ही नहीं होगा बेटा। एक रिएक्शन गिवन होगी कि कैलकुलेट द वर्क डन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन, ठीक है ना, एट कैलकुलेट वर्क डन इन द रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर दे दिया है, R तो पता ही है, आपको कंबशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और उसका फिर डेल्टा NG निकालोगे। तो PVP माइनस VR को मैंने माइनस तो अलग ही रखा, इसकी जगह मैंने लिख दिया क्या,
डेल्टा एन जी आर टी। ये रहा आपका वर्क डन का फॉर्मूला, और यही आपका कन्वर्जन भी है क्यूपी और क्यूबी का। इट इज ऑल्सो द कन्वर्जन, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस का वर्क डन इस तरीके से निकलेगा, है ना। अब देखो, अगर डेल्टा एन जी के बेसिस पे, मैं उस रिलेशन पर भी आ रहा हूँ, डेल्टा एन जी के बेसिस पे रिएक्शन 3 टाइप्स की होती है। डेल्टा एन जी या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, या डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होती है। इतना तो पता है हमें। डेल एन जी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है ना। वर्क का फॉर्मूला जो अभी मैंने डिराइव करा है, इट इज माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। आर और टी तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो वर्क का साइन आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। मतलब इस तरह का वर्क आपका कहलाएगा कौन सा वर्क, एक्सपांशन वर्क। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरह का वर्क कहलाएगा एक्सपांशन वर्क। और इस वजह से आप इसे वर्क डन बाय सिस्टम भी बोल सकते हो, या वर्क डन ऑन सराउंडिंग भी बोल सकते हो, अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो, है ना। वर्क डन बाय सिस्टम भी बोल सकते हो और ऑन सराउंडिंग। अगर डेल एन जी नेगेटिव है तो आर टी तो हमेशा पॉजिटिव, ये नेगेटिव बेटा ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन रखा हुआ है, क्योंकि हमारे, है ना, जेई की एग्जाम में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें को इतना ही पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, या वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग, कुछ भी, ठीक है ना। डब्ल्यू पॉजिटिव आया, दैट मीन आपका कॉम्प्रेशन वर्क, ठीक है। और कॉम्प्रेशन वर्क के लिए हम लोग बोलेंगे इट इज नथिंग बट वर्क डन, ठीक है ना, ऑन सिस्टम। ऑन सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए बोले तो वर्क डन बाय सराउंडिंग भी बोल सकता है, ठीक है। और डेल एन जी अगर 0 हो गया बेटा तो आप बोलोगे डब्ल्यू विल बी 0, नो वर्क, ठीक है। मोल्स में कोई चाहिए, नो वर्क। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसे भी याद रखना, है ना। हालांकि मेडिकल में नहीं पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, बट हम तो हर एक चीज को समझ लेंगे। और मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर करा भी दूं आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वर्क इज डन बाय सिस्टम और बाय सराउंडिंग। आपको पहचानना है किसमें सिस्टम कर रहा है काम, किसमें सराउंडिंग कर रहा है। मान लो मैंने छोटी छोटी सी रिएक्शन लिख दी आपके, है ना। PCl5 गैस को हमने तोड़ दिया PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। आपसे वो इतना पूछ रहा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम है कि बाय द सराउंडिंग। तो आपको केवल इस तरह का क्वेश्चन कभी दिख जाएगा, डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी कितना, इस रिएक्शन का कैसे निकालते हैं डेल्टा एन जी, उम्मीद करता हूँ याद होगा। जो भूल गए हों एक बार रिकॉल कर लें। प्रोडक्ट साइड के गैशियस मोल्स का कोफिशिएंट, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 + 1 2, और इसका 1 है रिएक्टेंट साइड का, तो 2 - 1 हम लोग 1 करेंगे। डेल एन जी क्या हो गया, पॉजिटिव। डेल एन जी पॉजिटिव मतलब आप बोलोगे वर्क डन क्या है आपका, बाय सिस्टम, क्योंकि डेल एन जी पॉजिटिव होते ही आपका वर्क जो होगा वो नेगेटिव आएगा। और मान लो अगर वो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे के ही कैलकुलेट द वर्क डन, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे दे और बोले वर्क डन को निकालो इन कैलोरीज, ये भी पूछ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म। W = माइनस डेल्टा एन जी तो हम निकाल ही चुके हो, माइनस तो आ ही रहा है, डेल्टा एन जी को 1 रखा, कैलोरी बोला है तो 2, और टेम्परेचर 27। हाँ, ये भी एक मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक जल्दबाजी में, ये टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रख देते हैं ना, तो टेम्परेचर केल्विन में रखोगे, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा -600 कैलोरी। अभी मैं पहले वर्क समझा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ बाकी पैरामीटर्स पे, ठीक है।
तो एक दो क्वेश्चन जैसे और बता दो। मान लीजिए हमें रिएक्शन दिया गया है ना, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस प्लस 2SO3 गैस। सीधे सीधे आप मीनिंग समझ ही सकते हो बेटा, गैस के मोल्स कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम कम ही होना है, ठीक है ना। बट हम लोग उसको डेल्टा NG से लिंक, और वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन वर्क हो गया, ऊपर मोल्स बढ़ रहे थे मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन वर्क हो गया। एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव आता है बाय सिस्टम। अब ये कंप्रेशन दिख रहा है साफ साफ, बट हम लोग इतना अगर दिमाग में लगाना चाहें, सीधे डेल्टा NG से चले तो इस रिएक्शन का डेल्टा NG गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 2 माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 2 + 1 3, तो इसका डेल्टा NG हो गया -1, ठीक है। और डेल्टा NG -1 होते ही हम लोग बोलेंगे वर्क इज डन क्या, बाय सराउंडिंग। इस रिएक्शन में सराउंडिंग वर्क कर रहा है, क्योंकि आपको जो W मिलने वाला है वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और अगर वापस टेम्परेचर 27 देकर वैल्यू पूछता तो सेम ही आंसर होता, बस ओनली थिंग कि वो प्लस हो जाता, ठीक है। बस इतना सा काम करना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो आपसे, ठीक है ना। रिएक्शन खुद लिखवा दे, जैसे मान लो उसने बोल दिया कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, कंबशन ऑफ सी ग्रेफाइट। अभी मैंने रिएक्शन खुद आपको दी थी लिख के, ऊपर के दो केस में तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रिएक्शन नहीं दे, आपसे लिखा है कंबशन ऑफ सी ग्रेफाइट, तो आप जला दीजिए बेटा। कार्बन का डायमंड फॉर्म हो या ग्रेफाइट फॉर्म, दोनों रहेंगे तो सॉलिड फॉर्म में। और जलने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस होना चाहिए। सी सॉलिड प्लस O2 गैस, इन्होंने मिलकर दे दिया आपको CO2 गैस, और जैसे ही CO2 गैस हो गया अब आप इसका डेल्टा NG निकालो, कितना होगा डेल्टा NG। ये तो काउंट नहीं होगा, सॉलिड है, इसको भूल जाओ। प्रोडक्ट में भी 1 मोल कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1, डेल NG 1 - 1 इज 0, और डेल NG 0, तो हम लोग बोलेंगे इस रिएक्शन में कोई भी वर्क होने वाला नहीं, इस रिएक्शन में कोई भी वर्क होने वाला नहीं है ना। लास्ट एग्जांपल वो ले लूँ, मान लो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। और अब फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंबशन पे, तो अभी खुद क्वेश्चन कराऊंगा मैं 4-5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन पे, ताकि रिएक्शन सही लिख के बैलेंस करना आपको आ जाए। अब कंबशन ऑफ H2 गैस बोल दिया, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो, H2 गैस को आपने जलाया, जलाने का मतलब ऑक्सीजन चाहिए और साथ में आपने पक्का H2O ही बनना है। कंबशन का मतलब तो पता है ना सभी को, कंबशन का मतलब होता है कंपाउंड जल के अपने ऑक्साइड में बदलेगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, H2O ही होगा, ठीक है। अब बैलेंस करो बेटा इससे, हाफ O2 गैस, H2O किस फिजिकल स्टेट में रखें, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड बनाना है, और H2O का वाटर है ना, और रूम टेम्परेचर पर H2O की फिजिकल स्टेट क्या हो गया आपका, लिक्विड, है ना। तो इसलिए आप टेम्परेचर को जरूर ध्यान रखना है। अगर टेम्परेचर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो रूम टेम्परेचर लोगे, बट गिवन है तो 27 डिग्री सेल्सियस पर H2O लिक्विड बनाओगे। H2O लिक्विड बनाया तो अब इसका डेल्टा NG जो हो गया, लिक्विड तो काउंट होने वाला नहीं है, ये 1 और ये हाफ, 0 - 3/2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -3/2, W हो गया इसका पॉजिटिव, वो पॉजिटिव आ गया, मतलब हम लोग बोलेंगे बाय सराउंडिंग, ठीक है। बट अगर यहीं पे वो कलाकारी करके टेम्परेचर को 127 डिग्री सेल्सियस कर दे, तब ध्यान देना, ये ध्यान रखना आपका काम होगा क्वेश्चन में, क्योंकि तब मैं नहीं रहूँगा, मैं केवल आपको बता सकता हूँ। अगर उसने टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो इससे आपका थ्योरेटिकल पार्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा NG अभी भी नेगेटिव आ रहा है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क आ जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं टेम्परेचर दे के पूछता तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्यों फर्क आता, क्योंकि 127 डिग्री सेल्सियस में वाटर एक ऐसा लिक्विड है, ये केवल वाटर के लिए ही केस एप्लीकेबल है, क्योंकि बेंजीन किस टेम्परेचर पर बॉइल होता है ये ना आपको याद रखने की जरूरत है ना मुझे, उनका फिर बॉइलिंग पॉइंट गिवन होगा, है ना। वाटर तो एक ऐसा लिक्विड है जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, शायद मम्मी पापा से भी पहले, हम लोग मॉम डैड से पहले मम बोलना
ज़्यादा जल्दी सीखते हैं बचपन में, जब छोटे हम लोग होते हैं मम 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 करते रहते हैं। तो पानी को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। इस वक्त इनफैक्ट काफ़ी अच्छा ऐड भी चल रहा है, वो एक्वा किसका था मैं भूल रहा हूँ, बच्चों के ऊपर बनाया गया ना ऐड कि मम्मा आप चिंता नहीं करते जब मैं इसका पानी पीता हूँ, इस टाइप का। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे वो है। वो बच्चे कुछ बोल तो पाते नहीं, बट एक्सप्रेशंस को काफ़ी अच्छे यूज़ करा। मैं एक बार और देख के उसका नाम वाम बताऊंगा कौन सा ऐड था। दैट वाज द अल्टीमेट ऐड जो मुझे पसंद आया काफ़ी। तो ऐसे जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो वाटर को तो आप बचपन से जानते हो बेटा कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होना चालू कर देगा, और अगर उसने बॉयल होना चालू कर दिया तो आपको फिजिकल स्टेट को गैस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू तब आपका -1/2, क्योंकि अब ये 1 हो गया, 1 में से माइनस करना पड़ेगा 3/2। तो मैं वही कह रहा हूँ कि साइन वाइन वाइज तो कोई फर्क नहीं आया बेटा, ये इस केस में हो सकता है किसी केस में आ भी जाए, ठीक है। तो वाटर का ये एग्जाम्पल याद रखना आपको कंपलसरी इसलिए है कि टेम्परेचर का रोल आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये वर्क के क्वेश्चन करा दिए मैंने, वैल्यूज भी बता दी, वैल्यूज कैसे निकालना है, क्या करना है। अब मान लीजिए हमारा जो है डेल एच और डेली पर आ जाए, क्योंकि ज़्यादा तो वही क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब कर ही लिया बेटा हमने, ऑलमोस्ट खत्म ही कर लिया। देखो व्हाट वाज द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेली। इफ यू रिमेंबर जब मैंने एंथैल्पी आपको पढ़ाया था तभी बोल दिया था कि डेल एच और डेली का जो जनरल रिलेशन है वो है डेल एच बराबर डेली प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ये फॉर्मूला मैंने बोला था दुनिया की हर प्रोसेस के लिए, हर चेंज के लिए, हर सब्सटेंस के ऊपर एप्लीकेबल है। बस जब आप किसी पर्टिकुलर चीज पे लगा रहे हो तो उनकी कंडीशन डालो। अब अभी आप इसको रिएक्शन पे लगाना चाहते हो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। किसी भी क्वेश्चन में डेल एच को डेल ई में बदलना हो या डेली को डेल एच में बदलना हो, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं आपके पास। और केमिकल रिएक्शंस के लिए तो दिमाग में बसा लें, हाँ, बट दिमाग में आखिरी वाला बसाना। पहले सिंप्लीफाई कर दूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है कि इन दोनों में से कोई एक पैरामीटर, अगर ये वर्क हमने निकालना सीख लिया बेटा, और अगर आपने वर्क निकालना सीख लिया तो अब इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब आप फ्लॉट लगा के भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। बट मैं पहले इस तरीके से समझाऊंगा, फिर फ्लॉट से उसका जस्टिफिकेशन भी दूंगा, सच दैट अगर कॉन्सेप्ट्स आर मोर क्लियर, अगर अभी भी कुछ कचरा दिमाग में रह गया, ठीक है। तो कंडीशन क्या डाले बेटा, केमिकल रिएक्शन है तो प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। पहली कंडीशन तो ये डाली, डेल एच बराबर डेल ई प्लस, है ना, पहली कंडीशन डाली कि P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P, केमिकल रिएक्शन है इस वजह से। तो डेल एच बराबर डेल ई प्लस P बाहर लिया इंटू V2 माइनस V1। अब इसी में दूसरी कंडीशन क्या डालो, केमिकल रिएक्शन है तो V2 का मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ही होगा और V1 का मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट ही होगा, फिक्स है। तो इसलिए केमिकल रिएक्शंस के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया डेल एच बराबर डेल ई प्लस P वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। ये पहला फॉर्मूला, ये तब यूज होगा जब आपको प्रेशर और वॉल्यूम गिवन, और वॉल्यूम वापस केवल और केवल किसका लेंगे हम लोग, गैस का। बट नॉर्मली ये यूज नहीं करवाएगा बेटा, हाँ हम जेई में करवाते हैं क्योंकि हम बच्चों को परेशान करते हैं। मेडिकल में मैं, ठीक है ना, एक एक चीज आपको बताते हुए सब चल रहा हूँ, बट साथ में स्ट्रेस भी दे रहा हूँ कि किन पे ज्यादा स्ट्रेस देना है। तो इस फॉर्मूले का रिलेटिवली यूज कम है क्योंकि वो आपको प्रेशर वॉल्यूम देने वाला नहीं है, वो केवल टेम्परेचर देगा कि इस रिएक्शन का हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इतना है तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इस टेम्परेचर पे बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, P ऑफ Vp माइनस VR को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा Ng RT, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा Ng RT, और इसे अब मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट भैया। केमिकल रिएक्शंस में लगभग जो मैंने देखा है, चाहे जेई हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, हर जगह सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूला यूज़ करवाया जाता है। तो केमिकल टेम्परेचर अगर आपको दिया हुआ, केवल टेम्परेचर गिवन हो, क्योंकि रिएक्शंस तो आपको खुद लिखनी पड़ेगी बेटा, और उसका डेल्टा Ng आपको खुद निकालना पड़ेगा। वो इतने कई क्वेश्चन में ठीक है लग्जरी दे सकता है कि रिएक्शन आपको लिख के दे दे, बट नॉर्मली वो रिएक्शन, क्योंकि अपने आप में बड़ा काम हो गया ना,
आपसे पहले रिएक्शन लिखवाएगा, फिर उसके बाद आपसे डेल्टा एनजी की वैल्यू कैलकुलेट कराएगा, फिर ये फॉर्मूला लगवाएगा। तो नॉर्मली आपका यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी। ये केवल केमिकल रिएक्शंस के लिए था। अब अगर आप चाहो तो आई कैन गिव यू द जस्टिफिकेशन फ्रॉम प्लॉट ऑल्सो, है ना। कैसे दूंगा जस्टिफिकेशन? प्लॉट से। प्लॉट के अकॉर्डिंग डेल ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो मैंने इसे क्यूपी डाल दिया, और कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट को ही मैंने बार बार बोला है कि कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट ही क्या होती है? डेल्टा एच होती है, ठीक है ना। और डब्ल्यू आपका हमने अभी प्रूव कर दिया बेटा सामने, डब्ल्यू हमने प्रूव कर दिया माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी, इसलिए मैंने पहले डब्ल्यू बताया। तो यू कैन सी क्या फॉर्मूला बन गया, डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये माइनस उधर जाके प्लस होके हो गया। ये रहा प्रूफ आपका। अगर आप अल्टरनेटिव प्रूफ चाहते थे जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, तो ये अल्टरनेटिव प्रूफ है उसका, इसलिए पहले मैंने वर्क डन ही समझाया, ठीक है ना। तो ये एक एक चीज आपको क्लियर रखनी है, केमिकल रिएक्शंस के लिए होगा। हाँ, अगर केवल एक सिंगल आइडियल गैस होती, हालांकि हम लोग वो लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, सिंगल आइडियल गैस, तब आपका अब वर्क डन को अगर कांस्टेंट प्रेशर पर होता तब भी देखो दोनों में फर्क क्या, ये भी समझा दूं, क्योंकि कहीं कभी कभी क्या स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है। तो डेल ई इक्वल्स टू क्यूपी प्लस डब्ल्यू अगर सिंगल आइडियल गैस है, और मैंने मान भी लिया है कि प्रोसेस कांस्टेंट किस पर हो रही है, प्रेशर पर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, तब भी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते थे। तब हम लोग ये बोलते हैं डेल ई, इसको आप डेल्टा एच लिखते, तब आप डब्ल्यू को लिखते माइनस एन आर डेल्टा टी, है ना। तो दोनों में एक छोटा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को जो हो जाता है, दोनों अलग अलग चीजें बेटा। केमिकल रिएक्शंस में खूब सारी गैसेस हैं, इस वजह से डेल्टा एन जी आर टी आ रहा है। इसमें मोल्स चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है। सिंगल आइडियल गैस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डेफिनेटली चेंज होगा, उस गैस के मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। स्टूडेंट इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए जस्ट अगर आपको भी हो तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था, और वहां पर भी यही हुआ बेटा, है ना, डेल एच बराबर। तो देखने में दोनों फॉर्मूले एक जैसे लग सकते हैं, बट दोनों का डिफरेंस क्या है वो हमने समझा दिया, और इसी से डेल एच बेसिकली एनसीपी डेल्टा टी बनता है। तो आइडियल गैस के ऊपर तो ये लगा सकते थे क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा था। मतलब आई कैन से कि डब्ल्यू के कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपके पास माइनस पी डेल्टा भी फॉर्मूला भी है, माइनस एन आर डेल्टा टी भी फॉर्मूला है, और माइनस डेल्टा एन जी आर टी फॉर्मूला भी है। डब्ल्यू का मैं आखिरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन का तो काम खत्म हो गया, ठीक है। डब्ल्यू का ये तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं फॉर अ प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये तो सदाबहार फॉर्मूला है, सब जगह लगा सकते हो। ये केवल आइडियल गैस के ऊपर लगाओगे, और ये लगाओगे आप केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो इसको भी मैं एक अच्छी रेटिंग दूंगा कि इसे भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग डेल एच डेल ई पर ही फोकस करें क्योंकि ज्यादा तो वही क्वेश्चन आएंगे। तो हमसे बोल रहा है ना, और डेल एच डेल ई में भी ध्यान रखना बेटा। एक चीज और बताता हूँ डेल एच डेल ई में भी, क्योंकि ये भी खूब क्वेश्चन है जो आपको मॉड्यूल मिलने वाला है, उसमें खूब क्वेश्चन है ऐसे भर भर के। डेल एन जी फिर से पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो पहले इस चीज को भी लिखा दूं, अगर डेल्टा एन जी जीरो है, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो आप बोलोगे कि डेल एच विल बी इक्वल टू डेल ई, ठीक है ना। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो आप बोलोगे कि डेल एच ग्रेटर देन डेल ई। जिन चीजों को मैं स्ट्रेसफुली बोल रहा हूँ कि खूब क्वेश्चन है, उनको तो बिल्कुल आप अपने शॉर्ट नोट्स अगर बनाते हैं आप तो तुरंत लिखिए, ठीक है ना। एक डायरी बनाइए अच्छी, और जो इंपॉर्टेंट चीजें बोलता हूँ कि इनके ऊपर खूब क्वेश्चन मिलेंगे उनको अलग से नोट करिए, ताकि फाइनली
जब आप शीट अपनी सॉल्व करने बैठे एक्सरसाइज वगैरह, तो इन स्ट्रेसफुली वाली चीज़ों पर आपका ध्यान ज़्यादा रहे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। डेल एन जी जीरो पर आप बोलोगे हीटेड कांस्टेंट प्रेशर और हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों बराबर होंगी। डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो पर हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच डेल्टा ई से बड़ा होगा, क्योंकि आप डेल्टा ई में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे। तो डेफिनेटली अगर डेल्टा ई की वैल्यू मान लो 10 है, उसमें कुछ भी क्वांटिटी आपने ऐड करी, ठीक है ना, तो वो आपकी 10 से बड़ी हो जाएगी। माइनस भी हो तो कंफ्यूज मत होना बेटा, -10 है और उसमें आपने कुछ +1 ऐड करा तो -9 हो जाएगा, और न्यूमेरिकली -9 -10 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकली की ही बात हो रही है, बिकॉज माइनस साइन या प्लस साइन तो केवल इतना बताते हैं कि हीट रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और डेल एन जी लेस देन जीरो में डेल एच डेल ई से छोटा होगा, क्योंकि अब आप डेल ई में से कुछ वैल्यू माइनस करोगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस बताऊं उनके ऊपर कि राइट, आज के रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में पहले बताता हूं आपको। राइट रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल ई। और फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कंबशन ऑफ मीथेन गैस। ये मैं कह रहा था कि अभी जो मैंने सामने क्वेश्चन कराए इनमें तो कम से कम ये लग्जरी दी थी मैंने आपको कि मैंने आपको रिएक्शन लिख के दी थी। अब मैं आपको रिएक्शन नहीं दूंगा एग्जाम में, मतलब मैं तो चाहता हूं कि खूब इजी काम करें। 2+2 फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आए आपके कि आप तुरंत टिक कर लें, बट फिर आपको मजा नहीं आएगा कि फिर है ना जेएस सर का इतना यूनिक कोर्स का फायदा क्या बचा। तो इसलिए आएंगे तो नहीं वो 2+2 4 वाले, तब आप इसको जलाना है ना। मुझे याद है इसलिए मैंने पहले 2 लिख लिया है, तो कायदे से मैं 2 हटाऊं कि मुझे तो आपको सिखाना है ना कि स्टूडेंट्स ये कंबशन की रिएक्शन बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंबशन पर ही मिलेंगे जिनमें रिएक्शन अननोन होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन डेल एच से डेल ई निकालना, डेल ई से डेल एच निकालने पर ही मिलेंगे, और जिनमें रिएक्शन अननोन होगी उनमें कंबशन वाले ही मिलेंगे। कंबशन का एक ही रूल है कि ठीक है ना, O2 लिखो, कार्बन है तो CO2 बनाओ, ठीक है ना, हाइड्रोजन है तो H2O बनाओ, ठीक है। CO2 बनाओगे गैस, अनलेस अदरवाइज मेंशन आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा तो आप H2O को लिक्विड बनाओगे, ये भी फिक्स है। फिर उन्हें बैलेंस करो। अब ये एक ऐसी चीज है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा, चाहे मेडिकल हो चाहे IIT हो, बार बार पूछी जाती है, बट स्टूडेंट इसमें भी कमांड नहीं करता। ऑफलाइन में ये रिएक्शन भी नहीं लिख पाते हैं, डेल्टा एनजी नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन तो मैंने अभी बता दिया था, मैं 5-6 और प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अब बैलेंस करो, क्योंकि डेल्टा एनजी के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। डेल एच डेल ई का रिलेशन का मतलब क्या है, आपको केवल टेम्परेचर डेल्टा एनजी तो चाहिए। अब बैलेंस करें, कार्बन 1 था, हाइड्रोजन 4 थे, तो 2H2 लिक्विड कर दिया मैंने यहाँ पर। और अब अगर मैं बैलेंस करता हूँ 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ से 4 ऑक्सीजन 4 हो गए हैं। ऑलरेडी कोफिशिएंट 2 पड़ा हुआ है और इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर RHS में 4 ऑक्सीजन है जिनको नहीं आती है बैलेंस करना, LHS में भी 4 ऑक्सीजन ही होना चाहिए, और 4 का आधा करना पड़ेगा 2, क्योंकि ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हर बार बस इतना सा करना है। तो अब अगर आपको रिलेशन लिखना है बेटा, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अब आप इसका डेल्टा एनजी निकालो। व्हाट इज योर डेल्टा एनजी, ठीक है ना, ये तो लिक्विड है, काउंट नहीं होगा। CO2 का 1 मोल माइनस, मैं बच्चों जैसे भी एक एक चीज लिख दे रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो, इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, ठीक है। तो ये आपका -2। सर क्या होगा अगर मैं 2 4 ऐसा कर दूं, कुछ नहीं बोला गया बेटा आपको, तो जिसकी बात कर रहा है उसका 1 मोल जलाओ, क्योंकि IUPAC ने 1 मोल के लिए फिक्स करके रखा हुआ चीजों को, है ना। अगर कुछ नहीं मेंशन है, आप जो बताते हो वो हमेशा पर मोल के रिस्पेक्ट में बताते हो, इसलिए आपको ये चेंज करने का अधिकार नहीं है। या तो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन हो, नहीं तो अगर CH4 का कंबशन बोला है तो 1 मोल का कराओ, तो आप बोलोगे कि हमारे लिए रिलेशन क्या होगा, डेल एच बराबर डेल ई -2 RT। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे बस उसमें इतना चेंज होगा बेटे, यहाँ पर आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी, दूसरे की पूछेगा, टेम्परेचर दे देगा। तो अगर मैं आपको टेम्परेचर दे दूं
आर तो आपको खुद रखना पड़ेगा, अगर कैलोरी में है तो 2, अदरवाइज 25/3 और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। पहले एक दो चीजें बता दूं, बट अगर खुदा में खास्ता टेम्परेचर उसने 125 डिग्री सेल्सियस कर दिया होता तो क्या होता, तो आपको H2O गैस लेना पड़ता। इसलिए बी केयरफुल अबाउट द टेम्परेचर ऑल्सो। और H2O जैसे ही गैस लोगे तब आपका डेल्टा Ng जो हो जाता 1 + 2 3 माइनस यहाँ से भी 1 + 2 3। तो देखिए क्वेश्चन तो अपने आप में अच्छा हो गया बेटा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन बन गया कि स्टूडेंट ने गड़बड़ करी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कभी आप रोड से जाते हो तो कुछ जगह है ना, अपनी इंडियन गवर्नमेंट ये होर्डिंग्स लगा के रखती है, छोटी छोटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपकी भी अगर जरा सी सावधानी आप भूले तो खत्म हो गई कहानी, ठीक है। मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग कंबशन ऑफ एथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है। और एथेनॉल क्या होता है, तो ये कुछ रिएक्शन लिखने वाले क्वेश्चन जो आपको खुद रिएक्शन लिखनी पड़ सकती है। एथेनॉल होता है लिक्विड, ठीक है। इसमें आपने O2 गैस डाली, कंबशन का मतलब कार्बन है तो CO2 गैस, हाइड्रोजन है तो H2O लिक्विड। जब तक नहीं की हो ना पहले तो यही लिखो, ठीक है। अब बैलेंस करने की कोशिश करें। सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोई बेटा कंबशन में क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स अपने ऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन H2O। ऑक्सीजन तो केवल बर्निंग में हेल्प करता है, आपकी मदद करेगा। तो ऑक्सीजन अगर आ रहा है कंपाउंड में, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो उसका यूज क्या है वो बता रहा हूँ। 2 कार्बन थे, पहले 2 डालो, 5 + 1 6 हाइड्रोजन थे तो 3 H2O डालो। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो राइट हैंड साइड में, 2 2 4 प्लस यहाँ से 3 7। तो यूज ये बेटा कि उस 7 में से अगर RHS में 7 ऑक्सीजन एटम है तो LHS में भी 7 ही होने चाहिए। उन 7 में से एक ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको एक्स्ट्रा 6 चाहिए। ये है यूज इस ऑक्सीजन का। अगर एक्स्ट्रा 6 चाहिए तो आप यहाँ पर कोफिशिएंट इसका 3 करोगे, क्या ना, ताकि 3 2 6 हो जाए। मेरी बात आई समझ में, ठीक है। तो ये है तरीका। और अब इसमें भी वापस मैं दोनों को बता दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। टेम्परेचर मैंने यहाँ बोला था ना आपसे, इस रिएक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क पड़ता है अगर आपको याद हो तो, बट मैंने बोला था थियोरेटिकली नहीं पड़ा। यहाँ पे तो थियोरेटिकली भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर 25 है आपका तो आपके लिए डेल्टा Ng कितना होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, इट विल बी 2 - 3 - 1। तब आप बोलोगे कि डेल H बराबर डेल E - RT। बट अगर टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया होता तो अब आपका देखो थियोरेटिकली भी फर्क पड़ गया, क्योंकि आपकी डेल्टा Ng की वैल्यू चेंज हो गई। अब H2O गैस काउंट होगा तो 2 + 3 डायरेक्ट लिख दूँ बेटा, 2 + 3 ये 2 ये 3, क्योंकि गैस हो चुका है। फिर उसमें से -3 करा हमने तो डेल्टा Ng की वैल्यू -2। तब आपका आंसर डेल H बराबर डेल E -2 RT हो जाता। थियोरेटिकली भी फर्क पड़ गया। अभी थियोरेटिकली का मीनिंग है वो तो रिलेशन पूछ रहा है ना, उस क्वेश्चन में थियोरेटिकली फर्क इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि वो वर्क डन पूछ रहा था कि बाय द सिस्टम की बाय द सराउंडिंग, तो इस वजह से W दोनों केस में पॉजिटिव आया था। तो आज की क्लास का बस मैं एक लास्ट एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए वो आपसे कह रहा है कंबशन ऑफ बेंजीन, और फिर हम लोग इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में देखेंगे आराम से। कंबशन ऑफ बेंजीन एक लास्ट क्वेश्चन में और बता रहा हूँ आपका। बेंजीन भी क्या होता है, बेंजीन भी लिक्विड है। तो कंबशन के मैं अभी 2-4 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकली के साथ बताऊंगा। आज पहले थियोरेटिकली है ना, इसको जलाओ। बेंजीन भी सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, मतलब बेंजीन भी एक लिक्विड है। इसको आपने डाला O2 के साथ, 6 कार्बन है तो 6 CO2 बनाओगे। अब तो आप जल्दी लिखना सीख गए होंगे। 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O बनाओगे। ये गैस, ये लिक्विड। अब बैलेंस करें था 6 2 12 ऑक्सीजन प्लस यहाँ से 3 15, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 15/2 ये गैस। इसमें भी मैं वापस टेम्परेचर एक बार फिर बोलूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस जब आप एग्जाम में करोगे तो अब आपको देखना है टेम्परेचर। मैं तो केवल यहाँ पे बोल के बता सकता हूँ, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो मैं डेल्टा Ng विल बी, ये काउंट नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं ये 6 - 15/2 मतलब
माइनस ऑफ 3/2, देन आई विल से कि डेल एच बराबर डेल ई माइनस 3/2 RT। और अगर टेम्परेचर आपका उसने मान लो कुछ अजीब सा दे दिया, जरूर नहीं कि हमें 100 ऐसा 270 दे दिया, बस 100 से ज्यादा हो। हाँ, टेम्परेचर अगर 80 दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक टेम्परेचर ध्यान देना है ना, तो आप बोलो 100 से जब तक कम है तब तक आपका ऊपर वाला आंसर है, और अगर टेम्परेचर 100 के बाहर चले गया तो सब केसेस नीचे वाले होंगे। तब हमारे लिए डेल्टा एनजी में H2O गैस होने की वजह से काउंट होगा, तो इट विल बी 6 + 3 - 15/2, ठीक है ना। 9 - 15/2 मतलब 3/2। इसमें तो देखो सब तरह से फर्क पड़ गया, ठीक है ना, इसमें सब तरह से फर्क पड़ गया। एक बार आपका डेल्टा एनजी नेगेटिव मतलब वर्क पॉजिटिव आता, एक बार वर्क डेल्टा एनजी पॉजिटिव होते हैं, वर्क नेगेटिव। तो अब आपके लिए डेल एच बराबर डेल ई प्लस हो गया 3/2 RT, ठीक है। तो वी विल डू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। केमिकल रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीम पूरी कवर हो गई बेटा। अब न्यूमेरिकली आपको क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करना थोड़ी सी सिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थर्मोकेमिस्ट्री में भी मिलेंगे, और कैसे शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी करना है अभी तो मैं सब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा, और जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब तो ऑप्शंस लिखे होंगे, मैं देख के टिक करने की एडवाइस भी आपको दूंगा, उसको भी हम सीखेंगे। तो आई होप आपने इस सेशन को भी एंजॉय करा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कैसे क्या करना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।